हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग ने कल एक लाइव सेशन लिया था। उसमें से बहुत लोगों ने बोला था कि सर साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हुए इस साल, बीट यूपीएससी सीडीएस या बीपीएससी एएसओ या 71st बीपीएससी, तो मैं एक सीरीज सोच रहा हूँ स्टार्ट करूँ। जैसे पिछले बार हम लोग ने बीपीएससी के टाइम पे किया था, जितने भी साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड मैथ्स एंड रीजनिंग के, तो वो चीज़ मैं कराऊँगा। एंड ये सारी चीज़ें मैं टॉपिक जो है मैं आपके जो बैच है, एडीओ वाला बैच है और साइंस का जो एनसीईआरटी बैच चल रहा है, उसमें ये सब चीज़ करा दिया गया है। तो इसमें पीवाईक्यूज कराऊंगा, कुछ कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के सवाल, और लास्ट में दो तीन तीन चार सवाल मैथ्स के, जिसमें कॉन्सेप्ट रहेगा रेशियो प्रोपोर्शन का, प्रॉफिट एंड लॉस का। सो बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा और साथ में सॉल्व करिए मेरे साथ। सो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है, अज्यूम ए डज 500 जूल ऑफ वर्क इन एक्स मिनट्स एंड बी डज 1000 जूल ऑफ वर्क इन 20 मिनट। देखो इस टाइप का सवाल आपके एडीओ में आएगा, क्योंकि आपने बीपीएससी में देखा था ना, न्यूमेरिकल वो पूछ रहे हैं। सो ये सीडीएस 2025 का सवाल, एकदम लेटेस्ट सवाल करा रहा हूँ, जो 14 सितंबर का हुआ था। इफ द पावर डिलीवर्ड बाय ए इज P1 एंड P इज P2 एंड P1 इक्वल टू P2। देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। पावर का क्या होता है? पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा पावर का। पावर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट वॉट होता है। एक सवाल जो आपके एग्जाम में आएगा वो होगा कि 1 हॉर्स पावर, ये पीवाईक्यू भी है ना, जितना भी करा रहा हूँ सब पीवाईक्यू है, 746 वॉट ये हमारा होता है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट होता है। एंड पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, कितना वर्क डन हो रहा है पर यूनिट टाइम। ठीक है, यही सेम चीज, ये सेम न्यूमेरिकल मैं आपको आपके बैच में कराया भी था। इवन एनर्जी कंज्यूम कितना होता है, कितना यूनिट एनर्जी कंज्यूम होता है, इस टाइप के सवाल यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर योर एडीओ एग्जाम, because you have seen a trend that now they are shifting towards numericals. And be it your ADO, be it your upcoming 72nd BPSC, you would be getting this type of numericals. So make it a habit to solve this type of questions. अब जो concept है, अब उसको application way में आप करो भी, numericals भी लगाइए। ठीक है, सो देखिए आप पहला सवाल में यही है, 500 जूल ऑफ वर्क हो रहा है x मिनट्स में और 1000 जूल ऑफ वर्क हो रहा है 20 मिनट में। पावर का हमें फंक्शन या वो पता है, फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम। पहला वाले में देखें, अज्यूम फॉर ए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? P ऑफ ए। देखो मैं बहुत बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में तो आप फटफट करोगे, पर यहाँ पे देख लो 500 जूल ऑफ वर्क इन x मिनट, तो 500 जूल ऑफ वर्क आप यहाँ पे ऐसे लिख दो। टाइम कितना हो रहा है? x मिनट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो बी डज 1000 जूल ऑफ वर्क इन 20 मिनट, तो सेम वैसे ही करें आप। पी ए हुआ, पी बी विल बी 1000 जूल ऑफ वर्क इन 20 मिनट। यहाँ तक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ? कुछ नहीं किया मैंने, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम ही यूज किया हूँ। ठीक है, इफ द पावर डिलीवर्ड बाय ए इज P1 एंड B इज P2 एंड P1 इक्वल टू 2P2। अब कुछ नहीं है, P1 इक्वल टू 2P2, सेम है, इसको 1 लिख लो या 2 लिख लो, एक ही बात है। तो P1 इक्वल टू 2P2 मतलब 500 अपॉन x इक्वल टू 2 इंटू 1000 अपॉन 20। अब काट पीट मचाओ इसको, 2 से कर, ये 50 बार में गया, ये 0 0 कटा, ये 5 से, ये 10 बार में कटा, ये 2 से, तो x बराबर कितना हो गया? 5। x इक्वल टू 5 मिनट। समझ में आ गया? सिंपल था, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, इससे आप करोगे तो ये वैल्यू कितना आ गया मेरा? 5 आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको पूछा जाता है। W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अगर यहाँ पे एंगल 0 डिग्री हुआ या फिर एंगल 90 डिग्री हुआ तो मेरा कितना होगा वर्क डन। इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करना होगा। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। और कल हम लोग जो सेशन लिए थे उसमें लोग कह रहे थे कि सर फॉर्मूला नहीं होता, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, V इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फ्री फॉल में हो रहा तो जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये सब फॉर्मूला आपको एज इट इज याद होना चाहिए, वरना फिर मसला हो जाएगा, है ना। चलिए फिर ये सवाल सबको क्लियर हुआ। चलिए अब इसी चैप्टर का वर्क एनर्जी पावर का ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। मैं ये सब आपको आपके बैच में करा, ये वाला सवाल मैं आपको नहीं कराया था, बट यहाँ पे आपको मैं करा देता हूँ। पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपको बता दिया गया था। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल सुनिए, illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate। ये किसी ने पूछा भी था सवाल, पेंडुलम में बहुत लोग कंफ्यूजन होता है।
Why does the bob eventually come to rest? What happens to this energy eventually? Is it a violation of the law of conservation of energy? इसमें आपको सारा चीज मैं क्लियर भी कर देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहले सुनो होता क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें ये कहता है ना, एनर्जी जो है ना ही क्रिएट होता है, ना ही एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है। आप पूरा संसार ब्रह्मांड में देखते होगे, इतना सारा एनर्जी है, तो उसका चीज है कि एनर्जी ना कभी क्रिएट हो सकता है, ना कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है। वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सर ये समझ में नहीं आया, ये कैसे आप बता रहे हो? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? आप समझो, एक फैन है, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दिए, बिजली दिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो कन्वर्ट किस में होगा? या फैन समझ लो या फिर आप हीटर समझ लो, वो कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब एक फॉर्म एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। ऐसा तो नहीं नया एनर्जी बन के आ गया, नहीं, यही एनर्जी था, वो इसमें डिसमिनेट हो गया। आप गाड़ी चलाते हो तो केमिकल एनर्जी बर्न होता है, वो आपको प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ना? आप खाना खाते हो, ऐसा तो नहीं आप खाना खाते हो तो बस आप इनपुट दे रहे हो, वो आउटपुट कुछ नहीं जा रहा है। आप एनर्जी तो खर्च करोगे ना, कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, लेटे भी रहोगे तो एनर्जी खर्चा होगा। ठीक है? तो देखो, यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर इट इज डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। ठीक है? अब आप देखें पेंडुलम में क्या ऐसे होता है, ये हमारा पेंडुलम हो गया, ये इसका मेन पोजीशन है, मतलब यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स में अटैच किया हूँ, ये इसका स्ट्रिंग है। ठीक है? ये हमारे जो सर थे वो भी ऐसे ही कराते थे। ठीक? तो देखो, जैसे मैं इसको पुश करूंगा तो ये मेन पोजीशन से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ गया, फिर थोड़ी देर के बाद एनर्जी लूज होगा, यहाँ पे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर एनर्जी लूज करके वापस इधर आएगा। मान लो इसका स्ट्रिंग का हाइट है h। अब आपको मैंने पढ़ाया है क्लास में, आपको मैंने क्या पढ़ाया, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, एम जी इंटू एच। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। वो वाला आपको कॉन्सेप्ट याद आया जो मैंने बताया था कि एक लड़का मान लो यहाँ पे खड़ा है, चट्टान से खड़ा है, यहाँ से वो जंप मारने का अगर सोच रहा है तो कैसे कैसे कन्वर्ट होगा। यहाँ पे समझो ये हाइट h है, यहाँ पे स्टेशनरी खड़ा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम इसका क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट है और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, एम जी एच। तो इन दिस केस वेर ही स्टैंडिंग अप फ्रंट, he has potential energy. Does he have kinetic energy? The answer is no. There is no kinetic energy. Why? Because he doesn't have any velocity. Because kinetic energy is directly related to velocity. If the velocity will be there, automatically kinetic energy will be there. But in this condition, he is not having any velocity. Right? But as it is, जैसे वो नीचे गिरना स्टार्ट कर रहा है, you would notice that height is decreasing. मान लो ये पूरा h था, यहाँ से गिरा, ये मान लो h/4 हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इनका वेलोसिटी अब बढ़ रहा है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, बट एज ही इज फॉलिंग, फ्री फॉल के कारण से वेलोसिटी कन्वर्ट हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एंड एज वेलोसिटी इज चेंजिंग ही इज इनकाउंटरिंग काइनेटिक एनर्जी। क्या एनर्जी सेम था? बिल्कुल सही था, एनर्जी सेम था। अब जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी था वो कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, एंड एनर्जी का जो लॉ है कंजर्वेशन एनर्जी वो एज इट इज इंटैक्ट है। दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है, एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा मुश्किल होता है, बट मैंने बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपके बताया हूँ। अब सेम पेंडुलम पे आओ, ये वाले पोजीशन में मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा? Yes, the answer is potential energy will be maximum, which will be mgh, because it is having some height. But is kinetic energy zero or is it half mv square? The answer is it zero, because you are not pushing it. Here it is, the initial velocity is automatically zero. तो kinetic energy कितना होगा हमारा? Zero होगा. But when it is given a slight push, यहाँ से आप slight push दे रहे हो, तो this is getting converted into velocity, right? So in this, potential energy is getting converted to kinetic energy. So in this, it will be having half mv square, and potential energy will be there. Still some height is there, but it will be less as compared to this position, right? यहाँ तक समझ में आ गया? सेम ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा। बट डू यू थिंक कि ये पूरा परमानेंट चलते रहेगा? है ना? आप हमें बताएं, क्या ये पूरा जीवन भर ये चीज चलते रहेगा? अगर आप टेनेट मूवी देखे होगे तो उसमें नहीं, टेनेट नहीं, अरे यार कौन सी मूवी थी वो, क्रिस्टोफर नोलन की थी, जिसमें वो
लियोनार्डो डिकैप्रियो था, जिसमें वो लास्ट के सीन में वो अपना वो पेंडुलम ऐसे घुमाता है, वो घूमते रहता है, इन्फिनाइट घूमते रहता है। तो देखो जैसे अगर फ्रिक्शनलेस दुनिया रहा, तो फ्रिक्शनलेस दुनिया में क्या होगा ना, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब कोई चीज़ रुकेगा ही नहीं, कोई चीज़ चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। मैं अगर ये पेन से लिख रहा हूँ, मैं पेन लिखते रहूँगा। ये होगा वो दुनिया जब वहाँ फ्रिक्शन ही नहीं है, फ्रिक्शनलेस दुनिया है। यहाँ पे तो फ्रिक्शनलेस है ना, कोई मुझे रोक रहा है, हमेशा कोई ना कोई है, जो मुझे ड्रैग करते रहेगा। देयर विल बी एयर रेजिस्टेंस। लाइफ का फिलॉसफी भी तो यही है ना, समथिंग विल ऑलवेज बी देयर इन योर माइंड, इन योर, आप हमेशा पूरा टाइम 100% यू कैन नॉट बी फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, देयर विल बी समथिंग। सो सेम यूनिवर्स भी ने किया है। ऐसा नहीं हो कि आप आपको सब चीज़ मिलते रहे। देयर इज़ अ थिंग दैट इज़ रोकिंग यू एंड दैट इज़ फ्रिक्शन। तो एज़ द बॉल बॉब, इसको बॉब कहते हैं, एज़ अ बॉब इज़ मूविंग टुवर्ड्स दिस, देयर इज़ अ ड्रैग फोर्स एंड देयर इज़ अ फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट कर रहा है। इवन एयर रेजिस्टेंस इज़ देयर, एयर रेजिस्टेंस है, ड्रैग फोर्स है, ये दोनों क्या कर रहा है, इसको आजीवन जाने नहीं दे रहा है, इसको रोक रहा है। ठीक है? तो देखो यहाँ पे सवाल क्या था, व्हाई डज़ अ बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट? ये समझ में आया? इट इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट बिकॉज़ देयर इज़ एयर रेजिस्टेंस, देयर इज़ ड्रैग फोर्स। अगर ये दोनों नहीं रहता तो ये आजीवन घूमते रहता, बट ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एंड ड्यू टू ड्रैग फोर्स, बॉब विल इवेंचुअली कम टू रेस्ट। एम आई मेकिंग सेंस? ये जो डायग्राम है पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए आपको वर्क एनर्जी पावर का। इसी से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। ठीक है, व्हाट हैपेंस टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली? तो एनर्जी इवेंचुअली क्या ज़ीरो हो जाएगा? वेरी गुड, ज़ीरो हो जाएगा ना? गलत बात कह रहा हूँ। एनर्जी तो कभी ज़ीरो नहीं होता, नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय कभी एनर्जी होगा नहीं। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो जाएगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, कुछ देर के बाद हीट एनर्जी में हो जाएगा, साउंड एनर्जी में हो जाएगा। इवन वो बॉब मूव कर रहा है, कुछ एनर्जी साउंड एनर्जी तो कर रहा होगा ना। हमारे कान के डेसिबल की तरफ नहीं है, नहीं बता पा रहे हैं, बट स्टिल कोई भी वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इट इज गेटिंग कन्वर्टेड ईच सेकंड, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और कुछ ऐसा चीज़ है जो हम क्वांटाइज भी नहीं कर पाएंगे। क्वांटम फिजिक्स में अगर देखा जाए तो बहुत सारा एनर्जी जो क्वांटाइज नहीं हो पा रहे, इवन दैट इज देयर। सो ये है, इज इट वायलेशन टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? नो, इट इज नॉट अ वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन, इट इज द फॉर्म इज जस्ट गेटिंग कन्वर्टेड टू द अदर फॉर्म, दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या पिक्चर पूरा क्लियर हुआ? वेरी गुड, यही चीज था पूरा। तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, दो आपके एग्जाम ऐसे नहीं पूछेगा, बट ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए बेहतरीन था। इसके बाद आपको मसला इसमें नहीं होना चाहिए। चले नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे मतलब वो भूसा होता है ना, जो भूसा अपन यूज करते हैं, जो गौशाला वगैरह में होता है। ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट्स टायर्ड, हैज ही डन सम वर्क और नॉट? जस्टिफाई योर आंसर। एक इंसान खड़ा है, ठीक है, तो उसको पता नहीं है, ठीक है, उसने भूसा रखा है, 30 मिनट तक उसने भूसा रखा है and खड़ा हुआ है। अब आप मुझे बताओ, दो चीज बता रहा हूँ, एक मैं बायोलॉजी में बता रहा हूँ और एक मैं फिजिक्स में बता रहा हूँ, ठीक है। क्या हमें बताइए, हैज ही डन सम वर्क और नॉट? और एक फिलोसफिकल में भी बताइए, ठीक है, हम लोग का फेवरेट विषय। तीन चीजें बताइए, क्या उसने वर्क किया है या नहीं किया है? 30 मिनट तक खड़ा है वो, बायोलॉजी तो बोलेगा बिल्कुल वर्क किया है, एनर्जी उसे घटा है ना? 30 मिनट खड़े हो, कार्ब्स लूज हुआ है, तो बायोलॉजी के टर्म्स में ही हैज डन सम वर्क। क्या फिजिक्स के टर्म में ही हैज डन वर्क और नॉट? देखो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको कराया था, या फिर आप खुद से भी कियोगे, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, फोर्स है, हेड पे लग रहा है, कुछ फोर्स इसका नीचे, मतलब ग्रेविटी की तरह नीचे भी लग रहा है, mg जो नीचे लगता है, ठीक है। अब देखो वर्क डन तब होता है व्हेन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, आप एक ही जगह खड़े हो, स्टेशनरी हो। इन बायोलॉजिकल टर्म इट मे बी देयर दैट you have done your work, but in physics term we cannot concretely say, because this concept, ये जो यहाँ पे टर्म है डिस्प्लेसमेंट, इट शुड बी नॉन जीरो, बट यहाँ पे इट इज जीरो। तो f इंटू जीरो इंटू कॉस थीटा विल मेक इट जीरो। तो फिजिकली द वर्क डन इज जीरो। ही may feel tired because of biological term, but physics में he has not done work because the concept stays work done equal to product of force into displacement, and if displacement is zero then work is not done, है ना? ठीक है, फिलोसफिकल में देखा जाओगे तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा में वर्क तो हुआ ही नहीं,
फोर्स तो लगा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, ये सब माया है, चार्वाक फिलॉसफी है। ठीक है, तो ये चीज़ था। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अभी आपका बीपीएससी एएसओ का एग्जाम होता है, ठीक है, इसमें बहुत प्यारे प्यारे सवाल थे। चलिए सवाल देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इन हार्ड वाटर। व्हाट इज हार्ड वाटर? अभी तो बहुत मुश्किल से वाटर ही याद हुआ था, H2O याद हुआ था। अभी हार्ड वाटर ये क्या होता है? ठीक है, देखो हार्ड मतलब मान लो आपके पानी में कुछ इम्प्योरिटीज आ गया है, ठीक है, इम्प्योरिटीज आ गया, दैट विल मेक इट हार्ड और सॉफ्ट। ठीक है, ज्यादा इम्प्योरिटीज है तो टेम्पररी हार्ड वाटर एक होता है, और ज्यादा अगर आ गया तो दैट इज परमानेंट हार्ड। परमानेंट हार्ड, ठीक है, ये है ना परमानेंट हार्ड। क्या सवाल है? हार्ड वाटर, ठीक है। अब देखो किसका मात्रा आ जाता है ना, वो मैटर करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम दो तो आयंस होता है, डाइवेलेंट आयंस होता है, ठीक है, डिजोल्व कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। ठीक है, जब टेम्पररी हार्डनेस होता है ना, जब टेम्पररी हार्डनेस होता है तो उसमें आ जाता है बाइकार्बोनेट्स आ जाता है, ठीक है, तब वो हो जाता है टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, मतलब झाग जो होता है ना, परमानेंट हार्डनेस में झाग उतना अच्छे से नहीं बन पाता है। आप साबुन को रगड़ोगे, जैसे परमानेंट हार्डनेस में क्या बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज, तालाब वालाब का पानी जो बहुत गंदा हो जाता है, जिसमें बहुत सारा सल्फेट्स और क्लोराइड्स हो गया, तो उतना इजीली झाग नहीं हो पाता है। बट नॉर्मल पानी जिसमें उतना नहीं है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं है, तो वहाँ पे इजीली झाग हो सकता है। तो टेम्पररी हार्डनेस में क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स होता है। अब व्हाट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जैसे CaHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, अब ये ना जो टेम्पररी हार्डनेस है, ये खत्म भी हो सकता है। कैसे खत्म होगा? आप इसको ना उष्मा दे दो, आई मीन हीट दे दो। ठीक है, हीट दे दोगे तो ये जो टेम्पररी हार्डनेस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक और मेथड होता है यार, उसमें पढ़े थे, स्टुअर्ट क्लार्क से मैंने याद किया, क्लार्क मेथड। ठीक है, क्लार्क मेथड, ये मेथड से भी जो हमारा टेम्पररी हार्डनेस है दैट कैन बी सॉर्टेड आउट, खत्म हो सकता है। तो जैसे इक्वेशन ऐसे हो जाएगा, CaHCO3 होल ट्वाइस, इसको हीट करोगे तो CaCO3 दे देगा, ठीक है, और CO2 बाहर निकल जाएगा। तो हमारा जो टेम्पररी हार्डनेस है दैट कैन बी ओवरकम बाय हीटिंग और बाय यूजिंग क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड आपके 12वीं क्लास के एनसीईआरटी में गिवन है, बट यू डोंट हैव टू स्टडी फॉर दिस, बट स्टिल ये सीडीएस में इससे सवाल पूछ चुका था, तो आप इसे पढ़ लेना कि टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिजॉल्व यूजिंग क्लार्क्स मेथड, राइट। और टेम्पररी हार्डनेस में आइस क्लोज करें, हमें बताइए कौन सा आयंस प्रेजेंट होगा? सोडियम पोटेशियम, वेरी गुड, गलत जवाब, कैल्शियम मैग्नीशियम होता है। और कैल्शियम मैग्नीशियम का कौन सा? बाइकार्बोनेट्स। पिक्चर पूरा क्लियर। आगे बढ़ते हैं, परमानेंट हार्डनेस में आते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम तो होगा ही, बट इसमें होगा सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स। जहाँ पे आपको सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स दिख जाए कैल्शियम मैग्नीशियम का, समझ लेना क्या है वो। वेरी गुड, वो है हमारा परमानेंट हार्डनेस। अब परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, जियोलाइट करके एक प्रोसेस होता है जिसके कारण, जिससे वो होता है। जियोलाइट एक बार चेक कर लेना, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, जियोलाइट ही था शायद। ठीक है, उससे परमानेंट हार्डनेस रिमूव होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो टेम्पररी हार्डनेस में क्या होता है? बाइकार्बोनेट्स होता है, और परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है? सल्फेट्स और क्लोराइड्स होता है। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ। सवाल था क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन हायर अमाउंट? ये तो सिंपल ही था, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम अच्छा, सोडियम से मुझे क्या क्या याद आ रहा है, सोडियम आयन से मुझे क्या क्या याद आ रहा है, क्या क्या काम करता है? बीपी को चेक में रखता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को चेक में रखता है, ठीक है, और क्या करता है? एसिड बेस को इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, एसिड बेस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है हमारा सोडियम। सोडियम ना ज़्यादा मत खाना, टेबल सॉल्ट वगैरह होता है ना, 1 चम्मच ही खाना पूरा दिन में। बहुत लोग होता है ना जो पैकेज फूड खाता है, तो उसमें आप चिप्स वगैरह तो खा लेते होगे, बट उसमें कितना नमक होता है, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, नॉट गुड फॉर योर गट ऑल्सो। ठीक है, तो चीनी और नमक बहुत कम ही खाया करो, अपनी लाइफ से उसको कम कर दो। आप देखोगे ना लेथार्जी, जो आप बहुत लोगों को ऐसा होता है ना कि वो बहुत एक्टिव नहीं रह पाते हैं, दैट इज बिकॉज दे आर ईटिंग सो मच ऑफ सॉल्ट एंड दे आर इनटेकिंग लॉट ऑफ शुगर इन देयर डाइट। सो उसको कट डाउन करिए, आपका बॉडी भी बहुत अच्छा हो जाएगा, एंड आप और एक्टिवली काम कर पाओगे। तो टेबल सॉल्ट खा सकते हो, बट ये सब चीज़ें को स्किप करो आप। यहाँ तक क्लियर हुआ? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। और वाटर का फुल फॉर्म मुझे बताओ, क्या चीज़ बोलते हो? H2O। एंड व्हाट इज D2O? ठीक है, पता होना चाहिए सब, कमेंट सेक्शन में बताइए आप हमें। चले नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, ये भी आपका एसओ का सवाल है। द पॉइंट एट विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। एक पॉइंट जहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस बराबर हो जाएगा रेस्पिरेशन से। फोटोसिंथेसिस तो पता होना चाहिए ना, प्लांट एक होता है, प्लांट
क्या करता है? खाली बैठा तो नहीं है इस दुनिया में, है ना? या फिर आपको ऑक्सीजन देने के लिए तो नहीं है। वो अपना खाना बनाएगा। कोई भी चीज़ अपना तो खाना ही बनाना है ना, सस्टेन करना है इस दुनिया में तो आपको खाना बनाना ही पड़ेगा, है ना? आप भी कमाओगे तो किस लिए? खाना ही खाने के लिए ना। घूमना तो ठीक है, सेकेंडरी चीज़ है, बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ह्यूमन सर्वाइवल का, ह्यूमन जो एक्सिस्टेंस है उसका तो वही है ना, खाना खाना है हमको। खाना नहीं खाएँगे तो फिर मैं जीऊँगा कैसे? अब प्लांट है, प्लांट ग्लूकोज़ बनाता है। कैसे बनाएगा? क्या खुद से बना पाएगा? जी नहीं। यहाँ पे सनलाइट है, ठीक है? सनलाइट उसको मिलेगा। उसको क्या मिलेगा? पानी मिलेगा, उसको CO2 मिलेगा। CO2 कहाँ से मिलता है? हम लोग उसको CO2 प्रोवाइड करते हैं, और CO2 इज़ बैड फॉर एनवायरनमेंट। इफ एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 इज़ बैड फॉर एनवायरनमेंट। और यही होता है, प्लांट इसको कन्वर्ट करता है टू ग्लूकोज़ और हमारा ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है? CO2 प्लस H2O रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ग्लूकोज़ बनाता है एंड ऑक्सीजन बनता है, बाई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है? डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है, बाई प्रोडक्ट है, ठीक है? अब इसमें सवाल में कह रहा है द पॉइंट एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कब होता है? अब इसको कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। ध्यान से पढ़ना, ठीक है? एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट आपको पढ़ना पड़ेगा, ये 12वीं में शायद में गिवन है। कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है ना, जितना अमाउंट ऑफ CO2 ले रहा है प्लांट है, अमाउंट ऑफ CO2 टेकन बराबर अगर हो जाएगा अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? नो नेट लॉस नॉर गेन, ना ही लॉस हो रहा है ना ही गेन हो रहा है, नो गेन। आप जितना CO2 ले रहे हो उतना CO2 रिलीज कर जा रहे हो, ठीक है? इसी को कहते हैं कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब क्या होता है? मान लो श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो गया तो श्रेयस अय्यर का रिप्लेसमेंट कौन होगा? तो कोई नहीं होगा, बहुत बहुत बढ़िया प्लेयर है। मान लो उसके रिप्लेसमेंट में शिवम दुबे हो गया तो ही इज कंपनसेटिंग हिम, राइट? तो फोटोसिंथेसिस में क्या, देयर इज नाइदर लॉस नाइदर गेन, ठीक है? आप क्रिकेट टर्म्स में देखोगे तो देयर इज लॉस, बट आप अगर मैथमेटिक्स में देखोगे तो एक पर्सन इज गेटिंग रिप्लेस बाय वन पर्सन, देयर इज नो नेट लॉस और गेन ना। जो पहले 11 प्लेयर, तभी भी 11 प्लेयर है, बट ठीक है, एट गेम लेवल सबका एट्रीब्यूट्स अलग है। तो कंपेंसेशन पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज इक्वल टू अमाउंट ऑफ CO2 गिवन आउट, राइट? सो दैट इज कॉल्ड हमारा कंपेंसेशन पॉइंट, जहाँ पे हमारा ना ही नुकसान हो रहा है ना ही हमारा कुछ चीज गेन हो रहा है, राइट? चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। CDS 2022 का है, 25 का सवाल है। तो मैं पानी पी लेता हूँ जो दूर रखा हुआ है, खैर छोड़िए। अ कार ट्रेवल्स अ टोटल डिस्टेंस L, ठीक है? इट ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड V1 एंड द अदर हाफ विद स्पीड V2। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज व्हाट? ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। एक कार है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करता है ये L डिस्टेंस है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक का दूरी इसका L है। इट ट्रैवल्स हाफ द डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाफ डिस्टेंस मतलब L/2 डिस्टेंस इट ट्रैवल्स विद स्पीड ऑफ V1 एंड द अदर हाफ विद स्पीड, मतलब ये L/2 ही ट्रैवल्स विद V2। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? एवरेज स्पीड इक्वल टू, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है? ये फॉर्मूला में देखो टोटल टाइम है नहीं, वी हैव टू अज्यूम दिस। लेट से पहला टाइम T1 है, दूसरा टाइम T2 है, एंड T1 प्लस T2 करूंगा तो एक बड़ा सा T आएगा, दैट इज टोटल टाइम, बिकॉज यहाँ पे T1 लग रहा है, यहाँ पे T2 लग रहा है। अरे मान लो आपको 90 मिनट में कोई दूरी करना है तो आप 30 मिनट, मान लो ये स्पीड से चला रहे हो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, लास्ट के जो 60 मिनट है उसमें आप 80 किलोमीटर चला रहे हो, तो टाइम तो आपका टोटल 90 ही मिनट लगा ना, जो आपको 90 मिनट लगाना था, सेम वही है। तो हमें बताइए एवरेज स्पीड निकालना है। यहाँ पे यूनिट देखो V1 प्लस V2, ठीक है? V1 से टर्म्स में लाना है, ठीक है? ठीक है, करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। पहला L/2 डिस्टेंस में, L/2 में टाइम लग रहा है मेरा T1, इसको V1 ले लो, ठीक है? तो V1 इक्वल टू L/T1, ये पहला इक्वेशन हुआ। दूसरे वाले में V2 बराबर L/2 इंटू T2, है ना? क्योंकि L/2 है ना, पहला में L/2 दूसरे में L/2, तो हमने वही किया है, L/T1 L/T2। अब हमें बताइए, अच्छा इसको ये करते हैं, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा? L/2 V1, T2 बराबर क्या हो जाएगा? L/2 V2। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आई गेस क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ L/2 प्लस L/2 मेक्स इट L। टोटल टाइम विल बी, टोटल टाइम क्या होगा T बराबर होगा T1 प्लस T2। T1 कितना है L/2V1, T2 कितना है L/2V2। बस इसको अब लिख देते हैं। टोटल डिस्टेंस हमारा L हो गया T1 प्लस T2 बाई 2 L/2V1 प्लस L/2V2। वापस से मैं समझा दूंगा, अभी टेंशन मत लीजिए। L से L कटा 1/1/2V1 प्लस 1/2V2। यहाँ पे आप कर दो, ऊपर चला गया 2V1 V2, नीचे हो गया V2 प्लस V1। ये मेरा बन के आ गया, आंसर है 2V1 V2। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया बिल्कुल ऊपर चला गया। अब मैं उनको एकदम सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, जिसको आ गया अब वो वीडियो को स्किप करना, ठीक है। जिनको नहीं आया वापस से देखो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमें बताइए, पहला डिस्टेंस है L/2, क्योंकि टोटल L से जा रहा है तो हाफ डिस्टेंस L/2 से जाएगा, सेकेंड हाफ L/2 से जाएगा। पहले में उसका टाइम T1 लग रहा है, वेलोसिटी इसका V1 है, और हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, हाफ होगा L/2। टाइम कितना लग रहा है T1 लग रहा है, मैंने एज इट इज लिख दिया। तो T1 कितना हो गया L/2V1। ये मेरा पहला इक्वेशन हुआ। सेकंड में सेम वैसे ही करते हैं, V2 इक्वल टू L/2 और टाइम कितना लगा T2। तो T2 बराबर हो गया L/2V2। अब हमें पता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है मेरा टोटल टाइम T। यहाँ से यहाँ तक T1 लगा, यहाँ से यहाँ T2 लगा, दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा T1 क्या आएगा। तो हमने वही किया है, T इक्वल टू T1 प्लस T2 L/2V1 प्लस L/2V2। बस यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया और मैं ये किया और आंसर आ गया। नहीं समझ में आया आपको, ये दोबारा देखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही एलिमेंट्री चीज था। इफ दिस इज नॉट, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा प्लीज इसको दोबारा देखिए और ये थोड़ा प्रैक्टिस करिए। चलिए एक और न्यूमेरिकल। बहुत आप कह रहे थे ना न्यूमेरिकल बहुत आ रहा, तो लीजिए अब न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल। अ साउंड वेव ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकंड। अच्छा हाँ, यहाँ से आपको थोड़ा सा स्पीड, आपको साउंड अभी मैं कराया था, परसों ही तो आप लोगों को कराया था बैच में। साउंड आप लोगों को याद आ रहा है? मुझे बताइए लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव में डिफरेंस क्या होता है, बैच वाले बताइए। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स आप लोग अभी पढ़े हो। ट्रांसवर्स वेव समझ लियो 90 डिग्री किस में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस में होता है, ये सब कमेंट सेक्शन में आना चाहिए आंसर, ठीक है। साउंड अगर पढ़ रहे हो तो साउंड से हमें बताइए कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबसे अधिक साउंड किस में ट्रैवल करता है। ड्राई वेदर है और क्लाउडी वेदर है, साउंड सबसे ज्यादा किस में ट्रैवल करेगा फास्टेस्ट। 3 सवाल यहाँ पे हुआ साउंड का, और अब मुझे क्या बताओगे, क्या बताओगे, छोड़ो सवाल सॉल्व कर लेता हूँ। साउंड वेव ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 320 प्रोड्यूसेस क्रेस्ट एंड ट्रफ। अच्छा हाँ, क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो देखिए क्रेस्ट एंड ट्रफ होता क्या है, ये साउंड का वेव है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये दूरी जो करता है ना, इस वाले पार्ट को अपन कहते हैं क्रेस्ट, ऊपर वाले पार्ट को। नीचे वाले पार्ट को कहते हैं हम लोग ट्रफ कहते हैं, ठीक है। अपर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड द लोअर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड ट्रफ। यहाँ से यहाँ एक ऑसिलेशन, यहाँ से यहाँ एक ऑसिलेशन, ये कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। यहाँ से यहाँ चेंज कर देता हूँ, यहाँ से, अरे यहाँ से यहाँ करने में ये कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ, जैसे यहाँ से यहाँ करोगे तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हुआ कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ, क्रेस्ट एंड ट्रफ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इट प्रोड्यूसेस 20 क्रेस्ट एंड 20 ट्रफ्स। मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका 20 क्रेस्ट लगा, यहाँ से यहाँ जाने में 20 ट्रफ लगा, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो टोटल 20 ही होगा। टोटल ऑसिलेशन कितना हुआ, टोटल ऑसिलेशन इज 20। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहीं से आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। जितना ये ऊपर जाएगा ये हमारा क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। इफ योर एम्पलीट्यूड इज मोर योर लाउडनेस विल बी मोर, राइट। और मुझे बताइए पिच इज रिलेटेड टू व्हाट, इज इट रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, इज इट रिलेटेड टू लाउडनेस, ये कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्रेस्ट एंड ट्रफ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। सवाल में देखो क्या पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इज व्हाट, कितना है वेवलेंथ, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। अब साउंड में बात करेंगे, स्पीड इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय वी। डिस्टेंस जो होता है हमारा क्या हो गया, लैम्डा। जो एम्पलीट्यूड होता है ये वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, या फिर जो दो ठो क्रेस्ट का पार्ट को कहते हैं हम लोग लैम्डा कहते हैं। मान लो ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, तो ये दोनों पार्ट को लैम्डा कहेंगे हम लोग, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट। तो डी हमारा ये हो गया 1 बाई टाइम,
ये भी बैच में कराया 1/टाइम इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, तो इसको मैं 1/t को फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन के आ गया, v इक्वल टू एफ लैम्डा। ये इज नथिंग बट वेलोसिटी, ये इज वेवलेंथ एंड दिस वन इज फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या क्या गिवन है। वेवलेंथ निकालना है, स्पीड गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक होता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वो होता है 3 × 10⁸, और एक होता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड। अब आपको समझ में आएगा, जो बिजली कड़कता है तो पहले आपको कड़कना वाला दिखता है, लाइट नहीं दिखता है, बाद में आपको आवाज दिखता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, है ना। अब हमें देखिए, बताइए, हमें वेवलेंथ निकालना है, हमारे पास गिवन है वेलोसिटी गिवन है, बट हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, पर सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना हुआ, दैट इज योर क्रेस्ट प्लस योर ट्रफ, तो टोटल कितना हुआ 20। नंबर ऑफ पर सेकेंड कितना है, 0.1 सेकेंड में 20 ऑसिलेशन कर रहा है, तो ये 0.1 ऊपर गया, तो ये हो गया हमारा 200 हर्ट्स। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब फॉर्मूला में लग तो v इक्वल टू एफ लैम्डा, v का वैल्यू है 330, लैम्डा निकालना है, f का वैल्यू है कितना 200, लैम्डा कितना होगा 33/20, ठीक है, 1.65 के आसपास होगा, 1.65 मीटर, आंसर है 1.65। ठीक है 1.65। समझ में आया कैसे करना होता है, बस फॉर्मूला था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, ये मान लो मुश्किल सवाल था, ठीक है, इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आएगा। साउंड भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप एनसीईआरटी जो आपको वीडियो दिया गया है, प्लीज उसको अच्छे से पढ़ना वो वीडियो, ठीक है। और जिनको अगर बैच लेना है, देखो एनसीईआरटी ना मैं बता रहा हूँ बहुत काम का चीज़ है। एनसीईआरटी आपके अपकमिंग जो एडीओ एग्जाम हो रहा है उसमें आपको काम आएगा। आपका 72nd बीपीएससी है, अगर आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो या सीडीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या इवन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या बीएससी सीजीएल हो गया, जिस कॉम्पिटेटिव या एसएससी सीजीएल हो गया, जिस एग्जाम में आपका साइंस आता है, आपका लूसेंट से ही सवाल आता है, तो एक एनसीईआरटी का बहुत लोग डिमांड कर रहे थे, तो वो 199 का एक कोर्स है, ठीक है, आप वो परचेज कर सकते हो। अगर नहीं करते हो तो भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, एनसीईआरटी बाय हार्ट, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, आपको एग्जाम्पलर सॉल्व करना है, ये सारा चीज़ डिलीवरेबल्स हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। बट अगर आप नहीं करना है तो आप खुद से आप पढ़ सकते हो, पूरा एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एग्जाम्पलर आपको सॉल्व करना है, पीवाईक्यूज आप देख रहे हो पूरा एनसीईआरटी से ही पूछता है। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया आप लोगों को। आंसर कितना आ गया हमारा 1.65 आ गया। चले नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, एएसओ का सवाल है। What which is the correct ascending order of electromagnetic spectrum in terms of increasing frequency? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है हमारा, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है, गामा रेज, फिर एक्स रे, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रा, और लास्ट में रेडियो वेव्स होगा। गामा रेज होता है सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन होता है इसका, ठीक है। अगर हिरोशिमा वगैरह अटैक होता है, मतलब कुछ बॉम्ब फूटता है, तो ऐसा नहीं होता कि कुछ हो जाता है, गामा रेज निकलता है, वो इतना पेनिट्रेशन हाई होता है ना, बॉडी के अंदर घुस जाता है, मतलब पूरा बॉडी को डैमेज कर जाता है। अभी भी 70 साल के बाद भी लोग अभी भी जापान वगैरह शहर में उनका आउटकम्स है, जो नेक्स्ट जनरेशन है अभी भी डिफॉर्म्स पैदा होते हैं, अलग अलग चीज प्रॉब्लम होता है, तो बहुत ज्यादा खुंखार होता है। बट वाइल गोइंग इन दिस डायरेक्शन, इनका वेवलेंथ कम हो रहा है, वेवलेंथ इज लैम्डा, वेवलेंथ मतलब दूरी, डिस्टेंस कम हो रहा है। आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि गामा रेस जापान में निकला तो यहाँ पे बैठे आप बेगूसराय में बैठे आपको प्रॉब्लम होगा। तो यूनिवर्स ने कितना सही बताया है, किसी चीज का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो उसका वेवलेंथ घटा दिया है। नहीं समझ में आया? देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना किसी चीज का, जैसे गामा रेस का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, वो घुस सकता है, लेकिन वो इतना ज्यादा उसका वेवलेंथ नहीं है कि वो यहाँ तक आ सकता है। जहाँ पे ब्लास्ट हुआ, जहाँ पे हुआ है, बस वहीं पे ही उसका इम्पैक्ट रहेगा। बट रेडियो वेव्स हो गया, जो आप सैटेलाइट के थ्रू देखते हो, या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी आप एफएम वगैरह सुनते होगे, तो वो क्या हो रहा है, बीबीसी इतना दूर दूर आ रहा है, उसका वेवलेंथ इतना ज्यादा है, बट फ्रीक्वेंसी उतना नहीं है। फ्रीक्वेंसी भी आप देखोगे तो कितना ही होता है, 98 पॉइंट कुछ एफएम होता है, 100.8 एफ होता है, ऐसा तो नहीं एकदम 15,000 हर्ट्ज पे चल रहा है कोई चीजें। समझ में आ रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी कम है बट वेवलेंथ ज्यादा है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसका तो समझ में आ गया, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, गामा रेस का। तो एलिमिनेशन करना है, इंफ्रारेड ये तो नहीं होगा, गामा रेस सबसे अधिक होगा, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, गामा, एक्स रे, यूवी,
विजिबल आएगा, फिर विजिबल आएगा, फिर माइक्रो, इंफ्रा, सबसे लास्ट में रेडियो वेव्स रहेगा। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेड, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स। ठीक है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि सीसीटीवी कैमरा में क्या होता है, और जो नाइट अपैरेटस होता है उसमें हम लोग कौन सा वेव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, V इक्वल टू एफ लैम्डा, V इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो मैं ऐसे ही आप लोगों को याद भी कराते रहता हूँ। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सब याद होना चाहिए। फ्री फॉल में G0 होता है, G इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। P इक्वल टू वी आई, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। 71st बीपीएससी में एक सवाल इसी से आया था, और एज इट इज मैंने आपको ये कराया था। तो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ना है। जहाँ से भी पढ़ रहे हो जस्ट रीड एनसीईआरटी। चले, ग्लाइकोजन इज प्राइमरली स्टोर्ड इन द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द फॉर्म ऑफ व्हाट। ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है, आपको बताना है ये। ठीक है, तो कैसे स्टोर होता है ग्लाइकोजन? लिवर में होता है, लिवर स्टोर करता है, यकृत स्टोर करता है हमारा ग्लाइकोजन को। जैसे आप खाना खाओ, ठीक है, ये फूड है आपका, और ये आपको बॉडी है, ये फूड है। आप जैसे इंगल्फ करोगे, फूड इंगल्फ करोगे, तो आपका क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, राइज करेगा। लिवर एक प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस। इससे बेसिकली आपका जो इंसुलिन लेवल है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका इंसुलिन रिलीज होगा, इंसुलिन रिलीज होगा। ठीक है, ये प्रोसेस होता है हमारा। हम्म, ग्लाइकोजन इज प्राइमरी स्टोर्ड इन विच पार्ट। अरे यार, ये सवाल पूछा, लिवर एंड मसल्स। मसल्स में भी क्या होता है फिर आपका, क्रैम्प वगैरह आता है, तो आप लैक्टिक एसिड जम जाता है। तो ग्लाइकोजन प्राइमरली किस में स्टोर होता है हमारा, लिवर में होता है। ठीक है, ब्रेन से हमें बताइए, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगोटा। ठीक है, स्वालिंग एंड स्वालिंग मतलब घोटने में, और इसमें किसका यूज होता है। ठीक है, ब्रेन मतलब मेन विजडम किस में आता है। ठीक है, ये सब सब कमेंट सेक्शन में आप आंसर देते रहना, माइंड को एक्टिवेट करो, कमेंट करते रहोगे तो फिर आपका भी वो चीज़ याद रहेगा। स्वालिंग हो गया, कफिंग हो गया। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है। ठीक है, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। किडनी से आपको याद आ रहा है बोमन्स कैप्सूल। अच्छा, एक और चीज़ करना, बैच वालों को तो मैं कराऊंगा, जो लोग नहीं है बैच में, आप लोग क्या करना ना, यूट्यूब पे ही मेरा बस सर्च करना, लाइफ प्रोसेस कैविले पीसेस। इसमें आपका पूरा जो डाइजेस्ट सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो सब इसमें कवर है। 50 मिनट का वीडियो है, इसमें सारा चीज़ कवर है, एंड इससे बहुत सारा सवाल आपका बायोलॉजी का 70 से 80% आपका यहाँ पे सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो आप क्या करना है, एनसीईआरटी कर लो। घटना चक्र मैं पूरा कराया हूँ, 3 घंटे का घटना चक्र का है। एक मैं प्लेलिस्ट, एक मैं क्या कहते हैं, पूरा वीडियो कंपाइल कर दूंगा। 3 वीडियो ऑलरेडी डन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, बट उसको मैं कंपाइल करके एक वीडियो बना दूंगा। आप आराम से उसको देख लेना, आपका घटना चक्र कवर हो जाएगा। उसके साथ आप ईपीएफओ आराम से दे सकते हो। चलिए, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, ये भी न्यूमेरिकली है। यार एक सेकंड मुझे बस देना, मैं पानी पी लेता हूँ। बहुत ज़्यादा मैं 3 वीडियो रिकॉर्ड कर दिया हूँ, मैं सोया भी नहीं हूँ, तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखना, तो मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए, मैंगनीज इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन व्हाट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है, कैसे निकालते हैं, देखिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए, उनका वैलेंसी पता होना चाहिए। मैंने आपको ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में ये पढ़ाया कैसे वैलेंसी निकालते हैं। अब ये CO है, दिस इज कार्बोनाइल। कार्बोनाइल ये एक टाइप का लिगेंड होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड। अब इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। हमें मैंगनीज का निकालना है। ठीक है, मैंगनीज है 2 है। ठीक है, लेट मैंगनीज का है x ले लो, तो 2 इंटू एक्स कितना हुआ, 2x। यहाँ पे चार्ज नहीं होता है, कार्बोनिल 0 होता है, तो 10 इंटू 0 विल बी 0, तो x विल बी 0। तो मैंगनीज में चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे, x इक्वल टू 0।
इसको बड़ा हो गया, ठीक है। इसमें आते हैं Mn42 माइनस M एज इट इज हम लोग ले लेते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2 होता है, और ये 4 है, तो x -4 इंटू 2 इक्वल टू -2, तो x -8 इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू +6। नहीं समझ में आया? देखो देखो देखो, वापस से देखो। मैंगनीज का निकालना है, मैंगनीज को मैंने x किया, ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। तो और यहाँ 4 है, तो -4 इंटू 2 करूंगा, और यहाँ पे -2 गिवन है, तो x -8 इक्वल टू -2, x बराबर 6। वापस से देखोगे समझ जाओगे। MnO2, MnO2, x को एज इट इज मैं x लिख लूंगा, O2 2 इंटू -2, समझ में, ऑक्सीजन का -2 होता है ना ऑक्सीजन स्टेट, तो x -4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 4। अरे पूछ क्या रहा है, निकालना क्या है? अच्छा, हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट निकालना, ठीक है। पहला में तो 0 है, तो पहला ये तो कट ही गया, ये तो होगा ही नहीं। Mn42 माइनस में कितना आ गया, x इक्वल टू 6 आ गया, तो यही होना चाहिए, ठीक है। MnO2 कितना है, 4 है। अब लास्ट का देख लेते हैं, KMnO4, KMnO4, K का +1 होता है, +1, Mn को x रख दो, 4 इंटू 2 +4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, +1 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0, x -7 इक्वल टू 0, अच्छा x इक्वल टू 7। तो ये हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट किसका हुआ, KMnO4 का। आप मुझे बताइए Na2CO3 में कार्बोनेट का, मुझे ये कार्बन का मुझे बताइए ऑक्सीजन स्टेट, ये पहला सवाल हुआ। दूसरा सवाल आप मुझे बताइए, ये तो बता दोगे आप, K2Cr2O7 में क्रोमियम का मेरे को ऑक्सीजन स्टेट बताना, K2Cr2O7 माइनस का बताना, ठीक है। और मुझे बताना कैसा लग रहा है ये, क्या मैं ये कंटिन्यू करूं सीरीज, और मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो रहा है चीजें। ये एक सवाल से मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे रहा हूँ। चलिए बहुत हो गया अब साइंस, अब थोड़ा मैथ्स करते हैं। चलिए सवाल है, सॉल्व करिए पहले खुद। इफ एन एम्प्लॉयज इनकम इज 72,000, द अमाउंट ही स्पेंड्स इज 40% हायर देन हिज सेविंग्स, देयरफॉर हिज सेविंग्स इज व्हाट। ये सीरियल एकदम लेटेस्ट सवाल है, 2024 का सवाल है। अभी वाला तो अभी आया नहीं है, वो आएगा, वो भी मैं उससे भी कुछ कुछ करा दूंगा। एक एम्प्लॉय है जिसका इनकम 72,000 है, ठीक है, इनकम है 72,000, द अमाउंट ही स्पेंड्स इज 40% हायर देन हिज सेविंग्स। अगर सेविंग्स 100 है, मैं देखो ऐसे ही करता हूँ, ठीक है, मैं एक्स वगैरह वैसे बना के नहीं करता हूँ, बहुत इजी वे में करता हूँ ताकि जल्दी आंसर आ जाए। द अमाउंट ही स्पेंड्स इज 40% हायर देन हिज सेविंग्स। मान लो सेविंग्स मेरा 100 रुपये है, और ये कह रहा है कि जो मैं खर्चा कर रहा हूँ वो 40% ज्यादा है मेरे सेविंग्स का। अगर ये 100 है तो 40% ज्यादा कितना होगा, वेरी गुड, 140 होगा। तो मेरा खर्च कितना हो गया, 140 हो गया। अब मुझे बताओ, मैं सेव 100 रुपया कर रहा हूँ, खर्चा 140 कर रहा हूँ, तो मेरा इनकम कितना होगा, 100 प्लस 240 होगा मेरा इनकम। ये समझ में आ गया ना क्यों होगा? अरे अरे, सेविंग्स मेरा 100 रुपया है ना, और एक्सपेंडिचर मैं जितना सेविंग कर रहा हूँ उसका 40% कर रहा हूँ। अगर 100 रुपये सेविंग है, 40% इंक्रीज करूंगा तो 140 होगा। अब इनकम क्या होता है, सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। इनकम होता है सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, वही करते हो ना। आपको मान लो सैलरी मिला, लेट से आपको 50,000 सैलरी मिला, अब उसमें अपनी मम्मी को आप मम्मी के लिए कुछ खरीदोगे, ठीक है, मान लो कुछ कुछ भी साड़ी वगैरह खरीद लिए, मान लो 10,000 का साड़ी खरीद लिए, ठीक है, और आप 40,000 बचा लिए, तो कितना बचा आपका, कितना इनकम है, 50,000 इनकम है, इसी में आप खेलोगे। ऐसा तो नहीं है 50,000 80,000 हो जाएगा एक्सपेंडिचर करके, है ना। तो ये समझ में आ गया, सेविंग्स आपका 100 है, एक्सपेंडिचर आपका 140 है, टोटल आपका इनकम कितना हो गया, 240। बट सवाल में इनकम गिवन है 72,000, तो 240 का वैल्यू कितना है, 72,000। जीरो से जीरो कटा, 24 से काटोगे, 24, 24 दूनी 38, 24 तिया 72, 300। 100% का वैल्यू कितना होगा, 30,000। इसका सैलरी कितना हुआ, 30,000, यही है ना, 30,000। समझ में आया? कुछ नहीं किया मैंने, इनकम 72,000 गिवन था, सेविंग्स 100 मैंने मान लिया, एक्सपेंडिचर 40% उसके ऊपर है, तो 40% ऊपर मतलब 140। टोटल इनकम कितना हो गया, 100 प्लस 140, 240। लेकिन ये 240 का वैल्यू गिवन है 72,000, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 30,000। बोलो पिक्चर क्लियर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। द रेशियो ऑफ अनुपात, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:6 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती हैं, तो अनुपात 8:11 हो जाता है। कॉलेज में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए।
ठीक है, रेशियो बॉयज टू गर्ल इनिशियली इन अ कॉलेज वाज 5:6। ठीक है, इसको 5x ले लो, इसको 6x ले लो। ये बॉयज, ये गर्ल। ठीक है, ये इनिशियल है। ठीक है, ये इनिशियल है मेरा। इफ 40 बॉयज लीव द कॉलेज, 40 बॉय अगर लीव किए तो 5x में से 40 मैं माइनस करूंगा। आप बोले क्यों सर? देखो, इनिशियल मेरा 5x था बॉयज, अब उसमें से 40 तो लीव कर रहे ना, तो मैं पूरा में से माइनस करूंगा। 5x मेरा टोटल था, उसमें 40 लीव किए तो मैंने -40 किया। ठीक है, एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरा समझ लो अनुपात का। 50 40 40 लोग छोड़ गए तो मैंने माइनस किया। 50 लड़कियां आई तो +50 कर दूंगा। ठीक है, अब कह रहा है द रेशियो विल बिकम 8:11। अब रेशियो बन जाएगा 8:11। अब इसको बस को ये करो, 5x - 40, 6x + 50, 8/11। 11 पंजे 55x, 55x - 11 चौक 440, 8 48x, 8 पंजू 40, 400। अब यहाँ से भेजो 45, 7x बराबर कितना हो गया? 840, x बराबर हो गया 120। सवाल क्या पूछ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज। अब गर्ल्स कितनी है? 6x, तो 120 × 6 720। देखो, ये सवाल करने का तरीका क्या है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। अनुपात कितना है? 5:6। अब नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ये तो 6 का मल्टीपल ही होगा ना। 5:6 नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है, तो 6 का कुछ भी आंसर आएगा 6 से मल्टीप्लाई तो करना है। अब हमें बताइए कौन कौन सा 6 का मल्टीपल है? क्या ये 6 का मल्टीपल है? जी नहीं। क्या ये 6 का मल्टीपल है? जी नहीं। क्या ये 6 का मल्टीपल है? जी हाँ। क्या ये 6 का मल्टीपल है? जी नहीं। आप बिना इसका किए भी अब सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया कैसे आपको? आपका जो एडीओ एग्जाम है या ईपीएफओ एग्जाम है या बीएससी सीजीएल है, दरोगा है, जो भी एग्जाम है, उसमें आप कैसे सॉल्व करोगे? एकदम फास्ट सॉल्व करना है। ठीक है, 6 का मल्टीपल दिखा, डायरेक्ट मारूंगा मैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये थोड़ा बड़ा सवाल है, इसको देखो कैसे करते हैं। हिंदी में पढ़ो पहले। एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुपाती है। एक बार यह हीरा के वजन को 4:3:2:1 के अनुपात में 4 टुकड़ों में टूट गया। जब टुकड़ों को बेचा गया तो व्यापारी को इस हीरे के एक नग कीमत से 63,000 रुपया कम मिले। देखो, इससे क्या समझ में आया? आपने बचपन में मॉरल स्टोरी पढ़ा होगा, ये मेंस वालों के लिए भी है। ऐसे में बचपन में आपने पढ़ा होगा ना, आपको बताया गया होगा कि एक चीज है और इसको तोड़ोगे तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा, है ना? तो इसमें भी यही कहा गया है कि जब ये साबुत था, मतलब ये पूरा अपना अपने में था, और बाद में जब तोड़ के बेचा गया तो इन दोनों के बीच में वैल्यू कम आ गया। तो यूनिटी स्ट्रेंथ वाला चीज इसमें है। 31 अक्टूबर हम लोग ने अभी मनाया है, क्या चीज के लिए फेमस है 31 अक्टूबर? किसके लिए था? ठीक है, ये बताना मुझे। तो कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। कॉस्ट ऑफ डायमंड जो है डायरेक्टली वेरी करता है स्क्वायर ऑफ द वेट, वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वंस दिस डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस विद वेट्स इन द रेशियो 4:3:2। पहले मुझे बताओ टोटल कितना इसका था? 4:3:2, 4:3:2:1। स्टार्टिंग में कितना होगा? 4 7 9 10। स्टार्टिंग में 10 था, अब टूट के ना 4:3:2:1 हो गया है। सर समझ में नहीं आया। कैसे नहीं समझ में आया? देखो 8 है, मान लो अब ये टूट के हो गया है 2 3 2 1 2 3 5 7 8। पहले तो 8 था, अभी भी तो 8 ही है ना। 2 3 5 8 तीनों सबको ऐड करूंगा तो 8 आएगा। सेम 4 7 9 10 सबको ऐड करूँ 10। स्टार्टिंग में 10 था, अब ना टूट के विभाजित हुआ, 4 3 2 1 में विभाजित हुआ। कॉस्ट ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। अब पहले इसका वेट 10 था, तो कॉस्ट ऑफ डायमंड कितना होगा? 10 का स्क्वायर मतलब 100। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? इनिशियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये इनिशियल है। देखो मैं इतना ना वो सब लिखता नहीं हूँ, जस्ट आपको कैलकुलेट एकदम इजी वे में बताऊंगा कैसे कैलकुलेट एग्जाम में करना है। अब कह रहा है जब इसे हम तोड़े तो इंडिविजुअल सबका टूटेगा। मान लो ये रामू चाचा है, ठीक है, ये श्याम चाचा है, ये जिग्नेश चाचा है, और ये मनप्रीत चाचा है। ये सब अलग अलग है और मेन दादाजी थे। अब भाई लोग में बंटवारा होता है ना, आप भी अपने पेरेंट्स में देखते होगे, बंटवारा होता है तो फिर कुछ मिलता तो नहीं है एंड में, सबको छोटा छोटा चीजें मिलता है। अब इसका ये करो, स्क्वायर करो, वर्क करो। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। सबको ऐड करो, 9 10 26 30। देखो 100 का चीज था, अब 30 में हो गया वो। अनुपात सेम रहा बट उसका जो मूल है वो घट गया। ये मैथ से आप फिलोसॉफिकल चीज भी समझ सकते हो। पहले जब उसका वजन उसको था
कॉस्ट ऑफ डायमंड था 100 रुपए का मिल रहा था। अब वो टूटने के बाद कितना हो गया 30। अनुपात तो सेम ही है, लेकिन टूटने के बाद समझ रहे हो कैसे इसका वैल्यू टूटा है। इनिशियल 100 था, फाइनल 30 हुआ। डिफरेंस कितने का हुआ? 70 का हुआ। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? डिफरेंस 70 का नहीं है, डिफरेंस है 63,000 का है। तो 70 का वैल्यू कितना है? 63,000। एक का वैल्यू कितना होगा? 7 निम 9,000 के आसपास होगा। अगर ये 9,000 है तो 100 का वैल्यू कितना होगा? 90,000। बहुत मस्ती मस्ती में हमने उड़ा दिया, ये सवाल बहुत मुश्किल था। ठीक है, समझो कैसे सवाल ये था। इसे सिंपल बोला, कॉस्ट ऑफ डायमंड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर का। जब ये साबुत था तो इसका अनुपात कितना होगा, मतलब पूरा कितना होगा? 4 3 2 1 सबको ऐड करो। 4 7 9 10, टोटल था 10। कॉस्ट ऑफ डायमंड कितना था? 10 का स्क्वायर 100। अब ये टूटा तो अलग अलग टूटेगा ना, 4:3:2:1। अब इसका वर्ग करो सबका। 4 का वर्ग होगा 16, 3 का वर्ग होगा 9, 2 का वर्ग होगा 4, 1 का वर्ग होगा 1, 16 निम 25, 25 चौक 29, 29 प्लस 1 30। ये 30 हुआ। पहले 100 था कॉस्ट ऑफ डायमंड, अब 30 हो गया। कितने का नुकसान हुआ? 70 का। लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है? 63,000। तो एक का वैल्यू 9,000, 100 का ऊपर 90,000। पिक्चर क्लियर हुआ? देखो 9 ही दिख गया तो बस आंसर आ ही जाएगा। ये सब सवालों में क्या करना होता है, वो 63 है ना, 7 का मल्टीपल है। आंसर ढूंढना, नहीं नहीं 7 का तो नहीं इसमें आएगा, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 9 का मल्टीपल 4 7 9 10। 9 का मल्टीपल मैं कर सकते हो, हाँ 9 का मल्टीपल ही देखना था इसमें। ठीक है, इस टाइप का यूनिट डिजिट यूज करके बना सकते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। नहीं समझ में आएगा ना, इसको दोबारा देखना। ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, आपको मजा आएगा ये सॉल्व करने में। और इसमें आपको वही यूनिटी स्ट्रेंथ वाला आपको समझ में भी आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे करते हैं। रोहिणी परचेज अ ब्लूटूथ हेडफोन सेट फ्रॉम अ होलसेल शॉप फॉर रुपीज 1700। रोहिणी जी है, वो ब्लूटूथ हेडफोन खरीदती है होलसेल प्राइस से। कीमत पड़ा 1700, मतलब कोस्ट प्राइस 1700। एंड फिक्सेस इट्स मार्क प्राइस एट रुपीज 2000। मतलब वो खरीद के लाई है और अपना जो दुकान है रोहिणी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ठीक है, अब वहां पे दाम रख दिए वो 2000 रख दिए। ठीक है, अब वो दुकानदार है तो वो तो दाम अधिक रखेगी ना, तभी ना प्रॉफिट होगा। ठीक है, 1700 का कॉस्ट प्राइस है, वो खरीद के लिए 1700 में, और यहाँ पे मार्क, अरे यार सेलिंग प्राइस क्यों, मार्क प्राइस, यहाँ पे मार्क प्राइस रखी वो 2000। लेटर शी अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन इट सेल। अब बेच रही है वो। अब यहाँ पे कह रही है ना, देखो एमपी और एसपी में ना ये होता है, जब भी डिस्काउंट निकालना होता है ना तो एमपी में निकालते हैं, मार्क प्राइस पे निकालते हैं ना, एमआरपी पे निकालते हैं। आप अगर देखने जाते हो, कोई लेने जाते हो चीजें, मान लो वहाँ पे एमआरपी 2000 है, अगर उसमें 20% डिस्काउंट लग गया तो कितने में बिकेगा? 80 में बिकेगा, मतलब 1600 में बिकेगा। तो सेम वही है, एमपी 2000 है, इसमें डिस्काउंट लगा 40% का। अब देखो 40, कोई चीज 100 रुपए का है, उसमें 40% डिस्काउंट लगा, मतलब बिकेगा कितने में? 60 में बिकेगा। तो सेम 40% डिस्काउंट लगा रहा है, मतलब 60%, तो इसका 60% कितना होगा? 1200। वेरी गुड। अब कह रहा है व्हाट इज अ लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 1700 है, विक्रय मूल्य 1200 है, कितने का नुकसान हुआ? 500 का नुकसान हुआ। कितने में? 1700 में। 17, अब देखो इसको करने का ट्रिक क्या है, 17×51 होता है, इतना तो गणित पता होगा ना, 17×51। अब देखो लॉस हो रहा है, पहले तो लॉस हो रहा है तो गेन वाला काटो, ये गेन है ये काट दो। अब 17×51 मतलब 30% के आसपास होगा। यहाँ पे ऑप्शन देखो 25 और 29.4, बस यही आंसर है। 30 के आसपास होगा ना, तो यहाँ पे तो ऑप्शन मेरे को करना भी नहीं पड़ेगा सॉल्व पूरा, डायरेक्ट मैं निकाल लूंगा। समझ में आया कैसे किया मैंने? वही किया, कुछ नहीं किया। वो कहीं से खरीद के लाई, उसका क्रिय मूल्य इतना हो गया, क्रिय मूल्य उसका इतना हो गया। फिर उसके बाद मार्क प्राइस इतना सोचा कि हाँ 2000 में बेचूंगी, बट उसके बाद बिक ही नहीं रहा था, तो फिर उसने डिस्काउंट लगा दिया 40% का। 100 रुपए का चीज में 40% डिस्काउंट लगा के, मतलब 60 में बिकेगा। तो 2000 का चीज में उसने 60% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट लगाया, बेची की कितने में? 1200 में। अब नुकसान कितने का हुआ? 500 का। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज निकालना है तो किस में निकालता हूँ? कॉस्ट प्राइस में। तो 500 अपन 1700, और ये कैलकुलेशन आपको मैंने बता दिया। सो आई होप आपको मजा आया होगा। साइंस एंड मैथ्स आपका अच्छे से इसमें कंप्लीट हो गया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन से मैं आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स रूबरू करा देता हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज बताना मुझे कमेंट सेक्शन पे आपको कैसा लगा। एंड इफ यू वांट आई विल कंटिन्यू दिस थिंग
कुछ-कुछ मेरे भी कमिटमेंट्स है यार, मेरे भी कुछ है और बाकी बैच में भी सारी चीज़ें चल रहा है, तो उतना नहीं मैं डाल पाता हूँ बट व्हेनेवर आई विल हैव टाइम, आई विल श्योरली पोस्ट दिस थिंग्स। एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आई वुड बी डूइंग दैट। एंड जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स है, जो पीवाईक्यूज़ आया हुआ है वो, एंड मैथ्स एंड रीज़निंग, आई वुड बी साइमल्टेनियसली डूइंग दैट। सो जस्ट हैव फेथ एंड हैव ट्रस्ट ऑन मी, आई वुड बी डूइंग ऑल दोज़ थिंग्स। आप अच्छे से पढ़ाई करो, बी इट योर एडीओ, बी इट योर दरोगा, बी इट योर ईपीएफओ, एनीथिंग, ये सारा चीज़ आपको काम आने वाला है। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड जय हिंद।